सपा मुखिया अखिलेश यादव पर केशव मौर्य ने बोला तीखा हमला, कहा अखिलेश यादव को इलाज की जरूरत है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर रणनीति पर चर्चा। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 13 जनवरी को निषाद पार्टी करेगी सम्मेलन। संजय निषाद ने कहा आरक्षण को लेकर होगी चर्चा। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप का बयान, अरविंद सिंह ने कहा गठबंधन का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। पीलीभीत में एआरटीओ ने चलाया चेकिंग अभियान चलाकर कई गाड़ियों का किया चालान। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सपा मुखिया अखिलेश यादव को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिलने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा कि अखिलेश यादव को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि उनका दिमाग ठीक हो सके। अखिलेश यादव का दिमाग सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को डर लग रहा है कि ये कमल के फूल का मंदिर है या बीजेपी का मंदिर है, जबकि हकीकत ये है कि ये हर राम भक्त का मंदिर है, हर राष्ट्र भक्त का मंदिर है। मैंने ये कहा है कि विपक्ष को अगर दृष्टि दोष है तो अपनी दृष्टि का, आंख का इलाज कराए। मानसिक कोई दोष हो गया है तो उसका इलाज कराए। मैं भगवान से इतनी ही प्रार्थना कर सकता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, उनका स्वास्थ्य ठीक रखें। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। रामलला का मंदिर सबका था, सबका है, सबका रहेगा। बनवाने का गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हो रहा है। इस पर हमें गर्व है और उनको शर्म हो रही होगी तो उनकी वो बीमारी है, मेरी बीमारी। लखनऊ के सपा मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई गई। सभी पूर्व और वर्तमान पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई गई। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य सचेतक और विधायक मनोज पांडे, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विधायक शिवपाल सिंह यादव शामिल हुए। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन हुआ और जीत को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी से लड़े हुए हमारे सभी साथी जो चुनाव लड़े थे, हम लोगों ने बैठ करके आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी को पहले से ज्यादा वोटों से जिताने के लिए फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने साथियों से ये कहा है कि जितना उन्हें वोट पहले मिला था उससे बढ़ चढ़ करके इस बार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हों उनकी मदद करें, उनको ज्यादा वोट दिलाएं। और पार्टी के पक्ष में उनका कोई सुझाव है, उन्हें कोई राय देनी है या जमीन पर उन्हें लगता है कि ये बात कहने से ये बात नेतृत्व तक पहुंचाने में पार्टी का लाभ होगा, वो जानकारी, वो सुझाव जरूर दे करके जाएं। तो बहुत सारे साथी अपना सुझाव भी दे के जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम दूसरा होगा। परिणाम ऐसा होगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। जो बुनियादी सवाल है वो लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 13 जनवरी को निषाद पार्टी सम्मेलन करेगी। वहीं रमाबाई अंबेडकर मैदान में निषाद पार्टी 11वां संकल्प दिवस मनाएगी, जहां प्रदेश स्तर, जिले स्तर के पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्र से कार्यकर्ता आएंगे। संजय निषाद ने बताया कि संकल्प दिवस में आरक्षण को लेकर चर्चा होगी। 13 जनवरी 2024 को रमा देवी अंबेडकर पार्क में हमारी एक रैली प्रस्तावित है, तो संकल्प रैली के रूप में है। 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के किले पर अपने पूरे परिवार के साथ 23 लोग गए थे और वहाँ हमने अपने पूरे 47 साल के जो कैरियर था, वैभवशाली जीवन था, उससे मैंने संन्यास लिया था और उस दिन संकल्प लिया था कि त्रेता के उस कभी भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे
और उन्होंने अपनी सेना दे के रावण राज खत्म किया था। वहीं हमें पता चला कि जब 14 वर्ष बाद भगवान राम वापस आए तो अपनी कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया और दोनों ने जब कैबिनेट में नीति बनाई तो राम राज आया था, सुख का राज आया था। उस सुख का राज पुनः आ जाए, ये जो निर्बल हैं सबल हो जाएं, ये सारा मैंने वहाँ संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए पहले 23 लोग थे, 6 महीने बाद 2300 हो गए, फिर उस बात को 23,000 हो गए, अब लाखों लोग हो गए। तो ज़्यादा संख्या होने के नाते हम कभी इलाहाबाद कभी गोरखपुर मनाते थे। इस बार हम ये संकल्प दिवस ये जो है रमा देवी अम्बेडकर पार्क में है, लाखों लोग। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप का बयान सामने आया है। अरविंद सिंह गोप ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश हैं बूथ पर बहुत तेजी से काम किया जाए, जिससे समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीट जीतने का काम करेगी। इस दौरान अरविंद सिंह गोप ने यह भी बताया कि गठबंधन का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, हम सभी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के सांसद जीत कर जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश हैं कि बूथ पे बहुत तेजी से काम और किया जाए। समाजवादी पार्टी ज्यादा सीट जीतने का काम करेगी। गठबंधन के निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, हम सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे और भारी संख्या समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से पीलीभीत ARTO ने स्कूल जाने वाले नाबालिग बच्चों को जागरूक करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत जो बच्चे बिना हेलमेट और लाइसेंस के 2 पहिया वाहन चलाकर विद्यालय या कोचिंग जा रहे थे, ऐसे बच्चों के खिलाफ ARTO ने आज अभियान चलाकर चालान किया। वहीं बच्चों को जागरूक भी किया कि कोहरे और शीतलहर में वाहनों को धीमी गति से चलाएं और हेलमेट लगाकर ही 2 पहिया वाहन चलाएं। साथ ही DL भी होना जरूरी है। आज जो मुख्यतः चेकिंग अभियान है, नाबालिगों द्वारा जो बाइक चलाना और उनके पास वैध प्रपत्र ड्राइविंग लाइसेंस न होना, हेलमेट न होना, एक वाहन पे 3 लोगों को बैठा के जो है फर्राटे भरना, इसी के विरुद्ध आज परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक चेकिंग अभियान जनपद में चलाया जा रहा है विभिन्न चौराहों पे, जिसमें अभी तक जो है 35 जो है हम लोग स्टूडेंटों का चालान कर चुके हैं और उनके गार्जियंस को भी जो मौके पे आते समझा चुके हैं कि बच्चों से बाइक न चलवाएं या उनके लिए सुरक्षित नहीं। अंबेडकर नगर में DNCC क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का रूल आउट नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मुकाबले में टांडा पैंथर और फैजाबाद शेफ के बीच जमकर मुकाबला हुआ। जहां फैजाबाद शेफ ने टांडा पैंथर को हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया, जिसके बाद मुख्य अतिथि भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और विजेता टीम को 25,000 का चेक प्रदान किया। जो मैच जीतेगा इसका बड़ा कप और उनको 25,000 नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उनके सभी 9 प्लेयरों को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। उन विजेता को 10,000 रुपया, 9 प्लेयरों को आकर्षक। अमेठी जिले के 312 प्रधानाध्यापकों को शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस भेजने का मामला सामने आया है। वहीं निपुण असेसमेंट परीक्षा में खराब प्रगति वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश देते हुए कहा कि अभिभावकों के साथ बैठक कर बच्चों को निपुण बनाए। बता दें कि नेट की परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद जिले के 312 विद्यालयों के 19,705 बच्चों का E ग्रेड मिलने पर विभाग ने नोटिस भेजा। वहीं बच्चों के शैक्षिक स्तर के सुधार को लेकर नोटिस भेजा गया और 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया। ये 312 जो हमारे हेड टीचर्स हैं उनको नोटिस जारी किया गया है कि इनका विद्यालय अभी निपुण विद्यालय नहीं बन पाया है और कई बच्चे अभी निपुण जो लक्ष्य है उसको नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो इनको नोटिस जारी करके इनको आदेशित किया गया है कि प्राथमिकता पर अपने विद्यालय में निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ये सब प्रयास करें, अभिभावक बैठक करें और उसके साथ साथ ये लोग जो निपुण आकलन होता है उसको बढ़ाएं और सभी बच्चों को प्राथमिकता पर समय में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के भाजपा जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सपा पर इशारों में निशाना साधा। इस दौरान मायावती के अपनी जान को खतरा बताए जाने पर उन्होंने कहा कि अगर किसी की भी जान को खतरा है तो वो जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहां की पुलिस उस पर
कार्रवाई करेगी। योगी जी ने बहुत सारे गुंडों को ठिकाने लगाया है। वहीं इशारों में उन्होंने कहा कि योगी जी इनको भी ठिकाने लगा देंगे। वहीं सपा कार्यालय के बाहर भगवान राम का पोस्टर लगाए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि जिनके समय में गोलियां चली, जिनके समय में राम भक्तों का मजाक उड़ाया गया, जिन्होंने अपने शासन में काम नहीं किया, यही कहते हैं राम राज्य आ गया है। जो लोग कल तक भगवान राम के होने ना होने पर अविश्वास प्रकट करते थे, वो भी राम राज्य में शामिल होकर आज अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर किसी की भी जान को खतरा है और वो जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की पुलिस उस पर कार्रवाई करे। तो योगी जी सुनेंगे ना। योगी जी ने बहुत सारे गुंडों को ठिकाने लगाया है। बहुत अच्छी बात है जी। जिनके समय में गोलियां चली, जिसके समय में राम भक्तों का मजाक उड़ाया गया, जिन्होंने अपने शासन में काम नहीं किया, यही तो कहते हैं राम राज्य आ गया है। जो राम के होने ना होने पर अविश्वास प्रकट करते थे, वो भी राम राज्य में शामिल होकर अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास। हरदोई में पुलिस की गाड़ी में धक्का लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि एक आरोपी को मेडिकल के लिए लेकर आई पुलिस की गाड़ी बंद हो गई थी, जिसके बाद धक्का लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस की गाड़ी में धक्का लगाने का ये वीडियो हरदोई शहर के मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने का है, जहां कोतवाली देहात थाने की गाड़ी एक आरोपी को लेकर मेडिकल कराने के लिए मेडिकल कॉलेज आई हुई थी। इस बीच पुलिस की गाड़ी बंद हो गई, जिसके बाद काफी देर तक पुलिसकर्मियों ने स्टार्ट करने का प्रयास किया। जब स्टार्ट नहीं हुई तो बीच सड़क पर पुलिस कर्मियों ने धक्का लगाना शुरू कर दिया। लखीमपुर खीरी में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इसी क्रम में निघासन कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रकेहटे में सड़क पर पैदल जा रही एक महिला को ट्रक ने रौंद दिया और ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीएम मोदी के गांव गुजरात के वडनगर से अयोध्या के लिए निकली श्री राम ज्योति पदयात्रा का लखनऊ में बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस यात्रा का स्वागत किया। श्री राम ज्योति पदयात्रा रास्ते में पड़ने वाले कई गांवों से होकर 3 दिन बाद अयोध्या पहुंचेगी। बता दें कि श्री राम ज्योति पदयात्रा 27 नवंबर को पीएम मोदी के गांव वडनगर से निकली थी और 45 दिनों बाद ये यात्रा लखनऊ पहुंची। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के एससीसी क्लब में हर साल की तरह इस साल भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां फाइनल मुकाबले में उतराव चैंपियन रही और प्रतियोगिता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसीपी हंडिया ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। बता दें कि एफसीसी क्लब में विगत सप्ताह से क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, जिसका फाइनल मुकाबला महुआ कोठी और उतराव के बीच खेला गया। केनरा बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते रायबरेली में बैंक ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लखनऊ मंडल के महाप्रबंधक आलोक अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके बैंक के द्वारा ग्राहकों से सीधे संवाद करके सुविधाओं को और बेहतर तरीके से देने का प्रयास किया जा रहा है। महाप्रबंधक ने यह भी कहा कि ग्राहक अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा महसूस करते हैं तो बैंक को सुझाव भी दे सकते हैं। एमएसएमई कस्टमर के लिए उनके द्वार पे पहुंच रहे हैं, इसके लिए हम लोग ने एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम किया है। उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने एमएसएमई कस्टमर के लिए, जो हमारे अपने कस्टमर हैं, हमारे प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था और उनके होने वाली एमएसएमई को सुविधाओं के लिए और क्या बैंक देती है और क्या उनकी अपेक्षा है उसके बारे में यहाँ पे मामला। रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक परेशान बुजुर्ग अपनी गुहार लेकर डीएम के पास पहुंचा। बुजुर्ग का कहना है कि उनका मुकदमा उनके भाइयों से चल रहा था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें डिग्री दी। इसके बाद बुजुर्ग द्वारा जमीन पर बाउंड्री बनवाई जा रही थी, लेकिन उसके भाई और भतीजे ने उसे तोड़ दिया। इसी से परेशान होकर बुजुर्ग डीएम के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। मामला मेरा यह है कि कोर्ट ने हमको डिग्री दी थी और मैं अपना बाउंड्री बनवा रहा था, लेकिन मेरे चचेरे भाई और भतीजों ने मिलकर के सब लोगों ने तोड़ दिया और सामान सब उठा ले गए। जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए, एप्लीकेशन दिया है
और उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरा घर का बंटवारा था, सिविल कोर्ट ने बांट करके हमको दिया था, उसी में हम काम करा रहे थे। तो वो लोग 16 और 17 को नहीं बोले, 18 तारीख को आकर के लेबर और मिस्त्री को भगा दिया, हमको। सिद्धार्थनगर में बीती रात जूनियर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज में मारपीट की। दरअसल इमरजेंसी में इलाज के लिए पहुंचे एक युवक की डॉक्टरों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं इस मामले में दोनों तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला हुआ माता जी को लेके आए थे मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में, और वहाँ हम दिखाने के लिए बोले डॉक्टर को। डॉक्टर बोल रहे हैं कि तुम बैठो, अभी हम चेक करवा लेंगे। उनको शुगर का प्रॉब्लम था, डॉक्टर बीपी और दर्द और गैस का दवा लगा रहे थे। हम मना किए तो हमको बोले तुम ही डॉक्टर हो, यहाँ भाग जाओ। और गार्ड बुलवाए, गार्ड बुलवा के हमको बाहर निकलवा दिए। बाहर निकलवा के और हमको उल्टा सीधा गाली दिए। फिर हम बाहर आ गए। बाहर आए उसके बाद में धीरे धीरे 20-10 ऐसे ऐसे लड़के करके लगभग 200 लड़के मेडिकल कॉलेज में आए हैं। हमको भी मारे हैं, उसके बाद में स्टाफ के लोगों को भी मारे हैं। काफी चोट लगी है, जिसकी गवाह स्वयं उनके स्टाफ। जिला अस्पताल में रात्रि में करीब 11 बजे श्री राजन पांडे, जो बसडीलिया के निवासी हैं, अपनी माताजी का इलाज कराने गए थे। जहां इलाज की बात को लेकर डॉक्टर तथा आउटसोर्सिंग कर्मियों से कुछ कहा सुनी हुई, जिसके बाद उनका तथा आउटसोर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि बाहर से कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा आकर कर्मियों के साथ अभद्रता की गई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को। सीतापुर में खुदरा खाद्य व्यापारियों ने जिला अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि यूरिया खाद का बिक्री मूल्य 266.50 किसान का निर्धारित है, इसलिए खुदरा खाद्य व्यापारियों का यूरिया के खरीद का मूल्य भी निर्धारित होना चाहिए। खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से और भी गंभीर आरोप सीतापुर के खाद होलसेलरों पर लगाए। हम लोग की प्रमुख समस्या यही है कि जो हमारे व्यापारी हैं, जितने भी खाद के फुटकर व्यापारी हैं, इनका रेट निर्धारित किया जाए, क्योंकि फुटकर का जो बिक्री रेट है, जो एमआरपी है 266.50 प्रति बैग की है। और जितने भी फुटकर व्यापारी हैं, इनको थोक के व्यापारियों के द्वारा 280-290 रुपये का रेट दिया जा रहा है, जबकि शासन के अनुसार कंट्रोल रेट पे खाद बिकनी चाहिए। इस कंडीशन में कैसे खाद बिक सकती है कंट्रोल रेट पे? इसके साथ वो जो 80-90 रुपये का रेट बेचते हैं, उसके साथ में भी गैर जरूरी उत्पाद ज़बरदस्ती टैग करते हैं, जो कि शासन के आदेशों की खुली धज्जियाँ उड़ाना है। लेकिन ये इतने निरंकुश हो चुके हैं कि हमारे जो है जिले में कोई भी इन पर लगाम लगाने वाला नहीं है। इसी को लेके जो है आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। जिला कृषि अधिकारी जी को भी ज्ञापन दिया है। जिला कृषि अधिकारी जी से पर्सनल मुलाकात भी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का जल्द निवारण होगा। हम लोग भी ऐसी अपेक्षा करते हैं कि इस तरीके का निवारण जल्द से जल्द हो, ताकि सारे समस्त व्यापारी जो हैं उनका भला हो सके। उनको भी दाल रोटी खाने का हक है, उनके भी बीवी बच्चे हैं। 2 पैसे अगर आदमी बचा नहीं सकता व्यापार में, तो किस। खबर उन्नाव से है, जहां परियर सरोसी उन्नाव के बीच 2.1 किलोमीटर की सीसी रोड का 2 साल के अंदर ही नए निर्माण का प्रस्ताव भेजना पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के एक्सीएन एई और जेई को महंगा पड़ गया। प्रस्ताव के परीक्षण में सही रोड के नवनिर्माण का मामला पकड़ में आने के बाद प्रमुख अभियंता ग्रामीण सड़क के तीनों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही विभागीय कार्यवाही की प्रस्तुति करते हुए पत्र प्रमुख अभियंता को भेजा गया। एसपी ऑफिस परिसर में उन्नाव के भूलेमऊ गांव निवासी युवक के द्वारा करीब 13 दिन पहले आत्मदाह के मामले में मृतक की पत्नी को प्रशासन द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन में 8 मांगों को पूरा कर विधायक, एसडीएम और सीओ ने प्रमाण पत्र सौंपे हैं। विधायक ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। विधायक ने पूर्व विधायक और सपा नेताओं पर निशाना साधा। कहा, ये लोग केवल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ढोलक मंजीरे वाले ऐसे लोग हैं जो किसी के मरने पर भी शोक मनाने नहीं जाते, वो वहाँ अपना राजनीतिक रोटियां सेकने जाते। उनको किसी भी परिवार से कोई सहानुभूति नहीं थी। उनको तो ढोलक मंजीरा लेकर पहुँचना था, जो सब पूरे नाचने गाने वाले लोग पहुँच गए वहाँ। क्या फायदा किया उसका?
उस बेचारे की निर्दोष की जान चली गई उकसाने पर। दूसरा, उन्होंने 10 रुपया किसी को दिया नहीं। हम लोगों ने तो उसके लिए आवास है, 1.5 बीघे ज़मीन है, प्लस और तमाम योजनाएं सरकार की तुरंत हैंड टू हैंड किया। लेकिन वहाँ आके जिस तरीके से नौटंकी किया, मैं बैठा दुबई में देख रहा था, मुझे लोग यहाँ से वीडियो बना के भेज रहे थे। आप दुबई में थे? जी। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी मानसिकता खराब है उनकी कि किसी के मौत पर भी अपनी राजनीति करते। हम लोग किसी के मौत पर राजनीति नहीं करते। आपने देखा होगा साहब। मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इतना ही 2080 तक 15 जनवरी को ही संक्रांति पर्व मनाया जाएगा। 72 साल में संक्रांति की तारीख बदल जाती है। बता दें कि इस दिन सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रस्थान करेगा, यानी भगवान सूर्य अब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही वातावरण में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक सभी त्योहार या तिथि में प्रत्येक साल परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन एकमात्र मकर संक्रांति का पर्व है जो एक निर्धारित तारीख को ही आता है। पुराण और विद्वानों की माने तो एक निश्चित समय यानी वर्ष बाद मकर संक्रांति के दिवस में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं मकर संक्रांति की। तो जो मकर संक्रांति का पर्व है, तो मकर संक्रांति के पर्व पर भगवान सूर्य जो है तो अपने पुत्र शनि भगवान की राशि पर उनका मिलन होता है। अर्थात भगवान सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस बार मकर संक्रांति का जो पर्व है ये प्रायः 15 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। लेकिन कुछ जगह अपभ्रंश है और भ्रांतियां हैं कि मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि जो भगवान सूर्य की गति है, तो भगवान सूर्य एक वर्ष में 20 मिनट की गति मार्गी की ओर होकर के चलते हैं। इस प्रकार 72 वर्ष में वह 24 घंटे की अवधि को पूर्ण कर लेते हैं। तो 2008 से लेकर के और 2080 तक प्रायः यदि हम बात करें तो जो है तो मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। 2080 के बाद की बात करें तो मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है वह प्रायः 16 जनवरी को मनाया जाने। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।